नमस्कार दर्शकवृंद, डुवर्स संवाद में आप सभी को स्वागत। इस वक्त हम हैं कालचिनी में, जहां हम लोग का ये शनिवार जो प्रचारित होने वाले हम लोग का जनता का सवाल एपिसोड के लिए आज हम पहुंचे हैं कालचिनी में, जहां पर आपके सवाल सीधे नेता से लेके जुड़े हैं। आज हम कालचिनी के इस शहर, जहां एक श्रमिक नेता जो डुवर्स के तमाम श्रमिकों के हक और हित के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस समर्पित टीसीबीएसयू के सभापति वीरेंद्र बाड़ा उर्फ उड़ाव के घर पर, जहां आज हम लोग उनसे पूछेंगे जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं। आपको डुवर्स संवाद में ये जनता का सवाल एपिसोड में स्वागत है। धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आपको भी स्वागत करते हैं और आपके ज़रिए जनता तक मेरा जो संवाद है पहुँच सके, इसके लिए भी आपको धन्यवाद जनाते हैं। थे बैनर लगाए थे फेसबुक पेज में कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहा है जनता का सवाल, इसमें आपका नाम भी दिया गया था। उसमें आपको जनता ने 6-7 क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन का ही आज हम लोग आपसे पूछेंगे जो उनका आंसर मिले, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो, ताकि जनता क्या चाह रहा है इस विषय में आज आपसे हम लोग रूबरू होने आए हैं। आप रेडी हैं? एक आदमी ने पूछा है कि आप जिस समय बीजेपी में थे, उस समय जौनदा भी बीजेपी में थे, आप जौनदा का साथ छोड़ के तृणमूल में आए, ये उन लोगों का कहना है। और फिर अभी जौनदा तृणमूल में आए तो अभी वीरेंद्र वाड़ा क्या करेगा? देखिए, बात है, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिसी होता है, एक सिद्धांत होता है, माने प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक से जुड़ा रहता है। मैं भी उसी संदर्भ से भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ा था, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से मैंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। किस लिए किया? कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ना मेरा जॉन बारला से कोई इस तरह का किसी प्रकार से था, जोंदा से, ना किसी से। मैं पार्टी के जो उनका जो मूल प्रिंसिपल, जिनके आधार पर सभी लोग जो जुड़ते थे, मैं भी जुड़ा था, तो वहाँ ना कहीं मुझे कमी नज़र आए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये तराई डुवर्स क्षेत्र है, नॉर्थ बंगाल क्षेत्र है, टी बेल्ट है। आज यहाँ पे चाय बागान है, चाय बागान क्षेत्र है, और चाय बागान का जो संपूर्ण विकास का जो आधार या चाय बागान के देखरेख के लिए केंद्र सरकार ने एक बोर्ड बनाया है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। आज टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ 1953 है। जब टी एक्ट 1953 में हुआ, उसी के आधार पर टी बोर्ड का गठन हुआ। टी बोर्ड के अंतर्गत समस्त चीज़ों को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ केवल स्टेट गवर्नमेंट को माने उसका जिम्मेवार समझते हैं, लेकिन असल में स्टेट गवर्नमेंट किसी एक पार्टिकुलर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लैंड कंसर्न होता है, और बाकी चीज़ों के लिए टी बोर्ड। आज भारतवर्ष में 11 राज्यों में चाय बागान है। इन 11 राज्यों, अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता तो स्टेट गवर्नमेंट अकेले, लेकिन ये 11 राज्य, इसलिए केंद्र की नीति समस्त भारतवर्ष के 11 राज्यों के लिए है। टी बोर्ड का काम क्या है? टी बोर्ड का काम है इंडस्ट्री से लेकर टी वर्कर्स तक का ध्यान देना। लेकिन आज टी बोर्ड पिछले 3-4 साल से निष्क्रिय है, एक भी काम उस प्रकार से नहीं कर रहे। हमने हमारे उस समय तत्काल उस समय जब हम लोग बीजेपी में थे, उस समय हमारे जिला प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम लोग ने एक टीम गठन करके हम केंद्र के मंत्री के पास गए थे, विभिन्न दफ्तर में गए, बहुत से मंत्री से भेंट हुआ, निर्मला सीतारमण जी से भी भेंट हुआ, लेकिन किसी प्रकार का आश्वासन छोड़ के और कुछ नहीं मिला। तो ये जो चाय बागान का, जिसका जिम्मेवारी था केंद्र सरकार का, नीति निर्धारण करना था केंद्र सरकार का, चाय बागान के इंडस्ट्री को फिर से हरा भरा करने का जिम्मेवारी था केंद्र सरकार का। टी वर्कर्स के लिए, चाहे वो माने वेलफेयर फैसिलिटी हो या सोशल सिक्योरिटी, ये समझ जिम्मेवारी टी बोर्ड के माध्यम से वो नहीं हुआ, जिसके कारण से शुद्ध होकर मैं और भी हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमने
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, कोई एक व्यक्ति विशेष से नहीं। देखिए, मैं तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का अध्यक्ष सभापति के रूप में मुझे दायित्व मिला है। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक अदना सा, एक छोटा सा वर्कर हूँ। अगर दल चाहे, दल के ऊपर है, दल अगर मुझे कहीं पे पंचायत समिति, जिला परिषद, MP MLA लायक अगर उस तरह मौका दे तो ज़रूर, नहीं तो मैं चाहे श्रमिक संगठन करने के लिए मैं भविष्य में भी करना चाहूँगा, श्रमिकों के साथ जुड़ना चाहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है, मैं ऐसे भी मेरा BA ग्रेजुएशन के बाद मैं इसी में, मैंने मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ लेबर वेलफेयर में हुआ। लेबर लॉज के विषय में हम लोग ने पढ़े, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड लेबर वेलफेयर, SLI जो है सिलीगुड़ी लेबर डिपार्टमेंट के सामने, हमारा उसी में कोर्स हुआ। और मैं चाय बागान में लेबर वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर ही मैंने अपना ट्रेनिंग पूरा किया था। तो जाहिर सा बात है, मुझको उस एक्ट के साथ में तालमेल नहीं लग रहा है। अभी एक्ट में बहुत कुछ लिखा है कि चाय श्रमिक को ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि जो थ्योरेटिकल है, जो किताब में है, वो भविष्य में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा चाय बागान संगठन के साथ जुड़े रहने से मेरा इस जीवन का कुछ हद तक मैं कुछ काम करके जाऊं। मुझे लगता है कि चाय श्रमिक संगठन ही मैं अगर मैं रहता हूं भविष्य में भी, तो चाय बागान के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। जितना खुश बीजेपी में थे उतना खुश क्या तृणमूल में है? भारतीय जनता पार्टी में आश्वासन मिलता था और यहाँ काम मिल रहा है। किस तरह का काम? आज चाय बागान के लोग एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 ईच एंड एवरी फैसिलिटी हैज़ टू प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, मैंने सभी फैसिलिटी देना है। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी? क्या है वो फैसिलिटी? रेसिडेंट मैंने घर, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटी, राशन, XYZ सब। तो चाय बागान के लोग वोट क्यों देते हैं? अगर सब मैनेजमेंट को ही देना है, मालिक को ही देना है, तो चाय बागान के लोग वोट क्यों दे? सरकार को वोट क्यों दे? तो सरकार का दायित्व क्या है? लेकिन 2011 के बाद जो सरकार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सरकार जब आई, तो वामफ्रंट जो 34-35 वर्षों तक जो शासन किया था, इस पर उसने दिखा दिया कि सिर्फ एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत मालिकों का सिर्फ दायित्व नहीं है, उनका भी दायित्व है जो अपने बेशकीमती वोट सरकार गठन करने के लिए देते हैं। इसलिए तो आज चाय बागान में 98 क्रेच हाउस बन रहा है, 54 हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर बन चुका है, 11 बसें जल्दी मिलने वाला है। ये 11 बसें कहाँ कहाँ मिलेगी? इसका तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, उस समय आप जल्द ही अलीपुरद्वार में देख पाएंगे। साथ ही साथ आज चाय बागान में पहले था कहीं PCC का रोड देखते थे, कहीं भी बम फ्रंट का अमल में था, उस बम फ्रंट से पहले कांग्रेस के अमल में था, नहीं था। आज जिस प्रकार शहर क्षेत्र में PCC रोड, PHE का पानी, हर चीज़ जो सुविधा है, आज तमाम सुविधा 2011 के बाद जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, अब सभी जो शहर के क्षेत्र पा रहे हैं, आज चाय बागान के लोग पा रहे हैं। राशन किसने दिया चाय बागान के लिए? फ्री, ममता दीदी ने। बहुत सारे चीज़ों का जो एक सही मायने में कि वोटर्स को सिर्फ मैंने ये जो डिवीज़न मैंने शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये नहीं, एक शहरी क्षेत्र जो उनका अधिकार है वोट देने के बाद, सरकार गठन करने के बाद सेम अधिकार आज चाय बागान, आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज सही मायने में आज एक ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते चाय बागान के श्रमिकों के प्रति जो उत्तरदायित्व रहता है, मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार कहीं तक, काफ़ी हद तक उन श्रमिकों के विश्वास पर खड़े उतर रही है। लीडर हो, चाहे वो सेंट्रल पार्टी को या राज्य सरकार की पार्टी का हो, सब आप लोग मिल के टी गार्डन के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं कि ताकि बागान बंद ना हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? और टी गार्डन का भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? इससे पूर्व मैंने क्या कहा कि चाय बागान सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है। चाय बागान 11 देश के 11 राज्यों में है, उससे और छोटे छोटे गार्डन, छोटे छोटे स्मॉल ग्रोवर लगा के इसे 16-17 राज्यों में है। आप कहीं बता पाएंगे जहाँ डबल इंजन की सरकार है या कहीं भी ऐसा कोई सिक्योरिटी
टी गार्डन वर्कर्स के लाया गया हो, जहाँ पे मालिक मनमानी करे तो उसका ऊपर अंकुश लगाएं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाया गया है एसओपी। ये एसओपी एक ऐसा चाय मजदूर के लिए एक हथियार है। कोई अगर मैनेजमेंट काम कराकर लगातार अगर 3 महीने तक उसको वेजेस या कोई भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अगर नहीं देता है, तो उस मालिक को परिवर्तन कर नए मालिक का जो लाने का प्रोविज़न है ये एसओपी के अंतर्गत आया है। ये तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, माँ माटी मानुष की सरकार, ममता दीदी की सरकार ने लाया। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में या फ्यूचर सिक्योरिटी के रूप में जो दीदी ने लाई है, ये सबसे बड़ा हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हम लोग चाहते हैं क्या, हम लोग तो हमेशा चाहते हैं टी बोर्ड तो मैंने टी बोर्ड का जो इशू है ऑलरेडी मैंने आप ठीक प्रश्न किए। ये टी बोर्ड का, ये टी बोर्ड ने पिछले 5 वर्षों तक नॉर्थ बंगाल को क्या दिया, टी बोर्ड ने पिछले 5 वर्षों तक ने क्या दिया, इसके लिए मैंने टी बोर्ड को एक आरटीआई किया है। ये आरटीआई किया है मैंने टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक केंद्र सरकार को मैंने पूछा है कि पिछले 5 वर्षों तक नॉर्थ बंगाल को उसने क्या क्या किया। तो ये जल्द ये आरटीआई का जवाब मिलने के बाद मैं फिर से आप लोग से चाहूँगा कि रूबरू हूँ, क्योंकि टी बोर्ड ने जिस प्रकार से, केंद्र सरकार ने मैं बोलूँगा क्योंकि टी बोर्ड तो एक ऑटोनोमस बॉडी है उनका ही, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से नॉर्थ बंगाल को एक अवहेलना की दृष्टि से देखा है, जिसके कारण से आज नॉर्थ बंगाल का इंडस्ट्री का स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। राज्य सरकार अगर प्रयास नहीं करती तो बहुत सारे चाय बागान आज जर्जर अवस्था में होता। राज्य सरकार फिर भी काफ़ी सारे कदम उठाकर आज चाय बागान को स्थिर रख सके, चाय बागान के इंडस्ट्री फल फूल सके, इसके लिए प्रयास कोशिश कर रही है। आज केंद्र सरकार बता सकते हैं कहीं भी कोई दूसरा स्टेट में कोई हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर दे रहा है, कहीं क्रेच हाउस हो रहा है, कहीं पे स्कूल बसेस दे रही है, कहीं पे सड़कें निर्माण हो रही है, कहीं नहीं। अगर कहीं हो रही है तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही है, नॉर्थ बंगाल में हो रही है। लेकिन टी बोर्ड ने क्या किया, इसलिए मेरा ये सवाल, ये जो मैंने 7 सूत्री 60 आरटीआई के माध्यम से टी बोर्ड ऑफ इंडिया को मैंने आरटीआई किया है। कब किए ये मैंने रिसेंटली किया है, तो 5 तारीख को। इसमें मैंने 2-4 मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको डिटेल्स बताऊंगा। इसमें मैंने पूछा है काइंडली प्रोवाइड ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल वर्कर्स वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द टी बोर्ड इन टी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर नॉर्थ बंगाल, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग फ्रॉम 2019 से लेकर 2024 तक। उसमें अगर इस तरह का इम्प्लीमेंट है तो नेम ऑफ द स्कीम बताइए, कौन कौन स्कीम आपने लागू किया, उसका उद्देश्य क्या था, बजट कितना दिया, कितना यूटिलाइजेशन हुआ, लिस्ट ऑफ गार्डन, कौन कौन गार्डन को कवर किया, आप हमें लिस्ट दीजिए। इसको मैं पूछा हूँ। उसके साथ ही बहुत सारा ये है, जैसे कि प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल टी गार्डन इन नॉर्थ बंगाल वेयर टी बोर्ड हैज़ डायरेक्टली फंडेड और सपोर्टेड। अगर कोई फंड डायरेक्ट दिया हो तो दिखाइए, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे है। मैंने ये काम एक्चुअली टी बोर्ड का भी था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो टी बोर्ड ने कहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर किया है, टी बोर्ड ने चिल्ड्रेन के लिए, माने बच्चों के लिए क्रेच हाउस कहाँ किया है, टी बोर्ड ने हाउसिंग, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर ने क्या किया, इसका पूरा डिटेल्स हमें टी बोर्ड से चाहिए। ये टी बोर्ड का भी दायित्व है, टी बोर्ड का दायित्व है, टी बोर्ड का दायित्व है। टी बोर्ड कर सकते थे, लेकिन आज टी बोर्ड निष्क्रिय है, जिसके कारण से, और साथ ही साथ और एक मैं, ये भी केंद्र सरकार का, ये मैं आरटीआई किया हूँ सेम डेट में टी प्लांटेशन लेबर वेलफेयर फंड के ऊपर। ये मैंने किसको किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आपका टी प्लांटेशन लेबर वेलफेयर फंड जो एक कमेटी होता है, जिस कमेटी को बोला जाता है एडवाइजरी कमेटी, आपने ये कमेटी का संचालन आप किस प्रकार से कर रहे हैं, इस कमेटी के द्वारा जो जो सुविधाएं मिलना चाहिए था वो सुविधाएं आपने कहाँ दिया, ऐसा मैं यहाँ पे 7-8 सूत्री डिमांड, मैंने 7-8 सवाल जो मैंने उनसे रखा है। मुझे लगता है इसको थोड़ा मैं पढ़ के ताकि सभी कोई जाने, ये हम लोग को भी दे। हाँ, मैं ज़रूर दूंगा।
यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि इसको लिखा मैं टू पी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने सब्जेक्ट दिया है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ टी प्लांटेशन लेबर वेलफेयर फंड इन नॉर्थ बंगाल रीजन। आपने कहाँ कहाँ किया है, जैसे मेरा इंफॉर्मेशन क्या चाह रहा हूँ मैं, प्लीज़ प्रोवाइड ईयर वाइज एलोकेशन डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज और टी गार्डन वाइज इफ एप्लीकेबल ऑफ द टी प्लांटेशन लेबर वेलफेयर फंड फॉर द लास्ट 5 years 2019 to 2024 इन वेस्ट बंगाल। मैंने मांगा है 5 साल के लिए, उसके 5 साल का विवरण मांगा है जो आपका है। दूसरा, काइंडली प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ स्कीम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर द फंड इन नॉर्थ बंगाल टी गार्डन अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द टी गार्डन, कहाँ पे किया है, नेम ऑफ द स्कीम, कौन सा स्कीम है, अमाउंट यूटिलाइज कितना, कौन अमाउंट यूटिलाइज किया है, ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये 2019 और 2024 के बाद 24 के अंदर आपने कहाँ कहाँ किया। और साथ में पूछा हूँ मैं, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ टी वेलफेयर फंड देयर टेन्यूर एंड डिजिग्नेशन। ऐसे कौन लोग हैं, मैं केंद्र सरकार से पूछा किसको आपने दायित्व दिया है इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, आपका दायित्व सिर्फ क्या पेपर में है, इसलिए मैं RTI करना मेरा मजबूर है। हमारे राज्य सरकार तो कर रही, केंद्र की का जो यहाँ पे भूमिका होना था क्यों नहीं किया, इसलिए RTI के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ। चौथा नंबर में पूछा हूँ मैं, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ टी गार्डन इन नॉर्थ बंगाल विच हैव बेनिफिटेड फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम फंडेड अंडर द वेलफेयर फंड। दैट मीन्स वेलफेयर फंड का यहाँ पे फंड करना जरूरी था या करना चाहिए था, किया नहीं है, उसका भी डिटेल्स चाहिए। डिटेल चाहिए, काइंडली प्रोवाइड द नंबर ऑफ वर्कर्स बेनिफिटेड, कितने वर्कर ने आपका ये जो टी आपका जो ये है टी प्लांटेशन लेबर वेलफेयर फंड से कितने लोग लाभान्वित हुए, उसका भी लिस्ट चाहिए। इसी तरह से मेरा 7-8 जो डिमांड माने जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि हमारे जो चाय श्रमिक है, जो लाखों की संख्या में जो चाय श्रमिक है, जो यहाँ पे रात दिन काम कर रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार का दायित्व और केंद्र सरकार का दायित्व दोनों दिखना चाहिए। राज्य तो दिख रहा है, राज्य का हेल्थ सेंटर दिख रहा है 54, राज्य का क्रेच हाउस दिख रहा है 98, राज्य के द्वारा आने वाले दिनों में बस जो है वो दिख रही है, राज्य के द्वारा प्रत्येक लेबर लाइन तरफ जो अभी रास्ते ही बन रहे वो दिख रहा है, राज्य के ओर से चाय बागानों को जमीन का पट्टा एवं 1,20,000 का घर का दिख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का भूमिका कहाँ है। इसलिए मैंने मजबूरन RTI के माध्यम से मुझे टी बोर्ड को लिखना पड़ा, RTI के माध्यम से वेलफेयर फंड एडवाइजरी कमेटी को भी लिखना पड़ रहा है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। को लेके आप लोगों ने आंदोलन किए, पद यात्रा किए, सुनकोस से लेकर और एलनबाड़ी से लेकर, तो यहाँ पर भाजपा ने एक पलटवार किया है कि उन लोगों का कहना है कि इससे पहले ही भाजपा ने PF में जो दुर्नीति हो रहा है, जो कंपनी दुर्नीति कर रहा है, उन लोगों के अगेंस्ट में FIR किया है, लेकिन राज्य सरकार ही उसको सुरक्षित कर रहा है, यानी कि उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, खाली ये PF का नाटक दिखा रहा है वो। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, PF का आंदोलन हमारा 2 बार बड़ा चला। एक बार 11 दिन का पदयात्रा था और इस बार 5 दिन का। बीते बार जो पदयात्रा हुआ उसके दौरान हम लोग ने PF में ओरिजिनल में हमारा PF के अंदर जो त्रुटि है, मिसमैच है, उसको लेकर और प्लस जो दलाल चक्र है, जो बाहर के लोग मेरे भीतर के साथ में साठगांठ है। यानी कि आप मान लीजिए, मैं आपका प्रश्न के उत्तर दे रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आप चाय बागान के वर्कर हैं, आप काम किए, आफ्टर 58 ईयर्स आप सुपर एन्यूएशन मैंने रिटायर्ड हुए। रिटायर होने के बाद आपका चप्पल घिस जा रहा है, आपको PF नहीं मिल रहा है। क्यों? कभी आधार गलत है, कभी बैंक अकाउंट गलत है, कभी ये है वो है, 6 महीने लग गया, साल भर लग गया। लेकिन आप एक व्यक्ति को पकड़े जो 1 सप्ताह में आपका पैसा, उस समय आधार भी ऑटोमेटिकली ठीक, हर चीज़ ठीक, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं PF ऑफिस में जानबूझकर जटिलता बनाते हैं ताकि लोग को कहना ना पड़े कि आप उसको पकड़ो, इतना मजबूर कर दो कि वो दलाल के पास जाए और मिली भगत। 2 लाख 4 लाख रुपया है तो 50% आपका, 50% मेरा। ये जो उनका सोच है, यानी
आपका पैसा उसको लगेगा कि 1 साल दौड़ते दौड़ते उसका पैसा डूब गया है, उसको भी अनुभव होगा, अरे मैं तो 1 साल से दौड़ रहा हूँ, मेरा पैसा डूब चुका है। तो 50 माने डूबने उठाने का, वो डूबा हुआ चीज़ को निकालने के नाम पर दलाल चक्र का साथ पीएफ ऑफिस का तालमेल है। इसी का विरोध में हम लोग ने पद यात्रा किया। बंद हुआ ये? बहुत हद तक कोशिश, देखिए सरकार तो केंद्र की है, उसका एक ऑटोनोमस बॉडी आपका पीएफ दफ्तर है, हम लोग तो दबाव दे सकते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कानों में जू तक रहेंगे, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हुआ, उस दौरान हमारा यहाँ भारोबड़ी का एक व्यक्ति जो पीएफ का दलाल था, अरेस्ट भी हुआ, जेल भी गया था। दूसरा बार नेक्स्ट टाइम में किए तो थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन फिर भी चक्र चल रहा है अंदर से। हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर तो जीवित आदमी को भी मृत दिखाते। हाँ पीएफ ऐसा बहुत सारा चाय बागान में ऐसे कब होता है, जब कोई चाय बागान बंद होता है। पीएफ क्लेम करने के लिए ऑथराइज पर्सन होता है मैनेजमेंट, बंद बागान में मैनेजमेंट होता नहीं है। वहाँ कौन होता है, एमएलए हो, एमपी हो, ग्राम पंचायत का प्रधान रेयर होता है, लेकिन एमपी एमएलए होता ही है। तो बहुत सारे चाय बागान में आप देख पाएंगे उत्तर बंगाल में, वहाँ पे एमपी एमएलए साइन कर के, जैसे आप बागान का में रिटायर मर गया, आपका पत्नी जो लीगल है, उस लीगल पत्नी को नहीं, कोई और जिसका आपका साथ में कोई रिलेशन नहीं है, वैसा नाम लगाकर ये करके वो पैसा। हाँ, ये तुरसा का घटना तो ही है, सामने आ रहा व्यक्ति, वो जिसका नाम में पैसा आया वो मृत व्यक्ति, जबकि वो जीवित है, और जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया उसका पत्नी को जब बोला, तो ऐसे कैसा है, वो क्या बोल रहे हैं, वो तो मोर बुढ़िया नाल है, मेरा पत्नी ही नहीं है वो। आप सोचिए कैसे चक्र चल रहे हैं, इसको तो उजागर होना चाहिए। और इस बार का पदयात्रा के बाद तो ही हो वाला, हम चाहते हैं चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अपना हो पराया हो, जो चाय श्रमिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको बिहाइंड द जेल होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखिए शरीर के अंदर अगर कैंसर हो, आपको बचना है तो हाथ को कटना पड़ेगा, आपको बचना है तो जिस क्षेत्र में आपका कैंसर हो उसको निकालना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, उसका इलाज कराना है। अगर चाहे श्रमिक का हित तो अगर आप चाहते हैं तो अपना प्राय सोचना नहीं है, ऐसा व्यक्ति को दल से या समाज से निष्कासित करना है जो इस तरह का घृणित काम कर रहे हैं। 58 साल के बाद आपका हाथ पैर सब तो व्यर्थ हो जाएगा, आप बुढ़ापे के शिकार होंगे, आपका एकमात्र धन पीएफ रहेगा, उस पीएफ के पैसा में दलाल 50% खाएंगे। ये तो घोर माने निंदनीय विषय है। इसलिए ऐसा जो भी इसमें पड़े हैं, मुझे लगता है कि इसको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और कानून को सतर्कता के साथ इस पर किसी प्रकार का सुनवाई, ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, इसको सजा होना चाहिए। आप लोगों ने पीएफ के लिए आंदोलन किए, तो मिनिमम वेजेस के लिए कब से आंदोलन शुरू करेंगे? सुनिए, आप लोग को इसमें भी पता रहा, मिनिमम वेजेस जो है एक एक्ट है, केंद्र सरकार पहले अपना फ्लोर वेज तैयार करती है और पूरा भारतवर्ष में एक तरह का मिनिमम वेज नहीं होता है। यहाँ मिनिमम वेज तैयार करने के लिए एक बोर्ड होता है, मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी बोल के वो बोर्ड होता है, वो निर्धारित करता है। उसमें क्या निर्धारित करता है, पर हेड 2700 कैलोरी होना चाहिए, उसका एक दिन में कितना ईंधन यूज करता है इसका होना चाहिए, एक फैमिली निर्धारण करने के लिए पति पत्नी और एक बच्चा, इस तरह का कई क्राइटेरिया है। उसको फिर मैं उसमें आंसर में आ रहा हूँ। भारतवर्ष के अंदर 11 से अधिक राज्यों में है। मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड सिर्फ पश्चिम बंगाल में बना है, वो 2015 में बना है। 14 से 15 बार मीटिंग हुआ, वो 20 बार मीटिंग हुआ, मैं बता रहा हूँ। कैंसिल हो रहा है क्यों? कैंसिल नहीं हो रहा है, वो बोर्ड को जो है वो निर्धारित कर नहीं पा रहे हैं। आपका मिनिमम वेज होगा तो कितना होगा, ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। और इसका निर्धारित नहीं करने का कारण भी है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज जब तक तय ना करे तो उसको बेस करके कोई मिनिमम वेज तैयारी नहीं करे। इसलिए ये जो मैं 2015 में हुआ था, फिर 18 फरवरी 2022 में फिर गठन हुआ, ये लास्ट 12 अप्रैल 2025 में एक मीटिंग हुआ जो विश्व मीटिंग था। उसमें स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल को सौंपा गया है कि आप इस पर निर्धारित करें ताकि सरकार माने राज्य सरकार इस पर कोई अमल कर सके। राज्य सरकार तो पॉजिटिव है, इसलिए तो एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया है ना।
और बात रहा इसका आंदोलन का, हम लोग तो कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं। हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं केंद्र सरकार करना पड़ेगा इसको, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी का यूनियन क्यों चुप है? उसको तो खुल के आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को दबाव देना पड़ेगा। आप मिनिमम फ्लोर वेज तो तय करें ताकि राज्य सरकार अपना वेज क्लियर कर पाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ये कई तरह के सवाल हैं जो कभी अगर साथ में जिस दिन डिबेट होगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ट्रेड यूनियन के लोग होंगे, एक तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लोग होंगे, सब होंगे, उस दिन हम लोग आमने सामने होंगे, तो मेरा हिसाब से ये सार्थक जवाब उस दिन मिल पाएगा। देखिए, मैं तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का अध्यक्ष सभापति के रूप में मुझे दायित्व मिला है। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक अदना सा, एक छोटा सा वर्कर हूँ। अगर दल चाहे, दल के ऊपर है, दल अगर मुझे कहीं पे पंचायत समिति, जिला परिषद, MP MLA लायक अगर उस तरह मौका दे तो ज़रूर, नहीं तो मैं चाहे श्रमिक संगठन करने के लिए मैं भविष्य में भी करना चाहूँगा, श्रमिकों के साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे भी मेरा BA ग्रेजुएशन के बाद मैं इसी में मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ लेबर वेलफेयर में हुआ। लेबर लॉज के विषय में हम लोग ने पढ़े, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड लेबर वेलफेयर, SLI जो है सिलीगुड़ी लेबर डिपार्टमेंट के सामने, हमारा उसी में कोर्स हुआ। और मैं चाय बागान में लेबर वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर ही मैंने अपना ट्रेनिंग पूरा किया था। तो जाहिर सा बात है, मुझको उस एक्ट के साथ में तालमेल नहीं लग रहा है। अभी एक्ट में बहुत कुछ लिखा है कि चाय श्रमिक को ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि जो थ्योरेटिकल है, जो किताब में है, वो भविष्य में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा चाय बागान संगठन के साथ जुड़े रहने से मेरा इस जीवन का कुछ हद तक मैं कुछ काम करके जाऊँ। मुझे लगता है कि चाहे श्रमिक संगठन ही मैं रहता हूँ भविष्य में भी, तो चाय बागान के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। राज्य सरकार ने जो एक नोटिफिकेशन किया गया है कि 2019 का बाद में फिर इस बार 30% जमीन पूंजीपति को, 5 डेसिमल जमीन श्रमिकों को, इस विषय में सभी ट्रेड यूनियन हो या सभी संगठन विरोध कर रहा है। तृणमूल का, आप लोगों का संगठन का क्या टेक? देखिए, टी इंडस्ट्री का हालत क्या है अभी वर्तमान में? वेदर के कारण से, क्लाइमेट के कारण से बहुत ख़राब हो रहा है। ये तो पीक सीजन था जून, आज जो एक दिन में ग्रीन लीफ 40,000 हुआ करता था, आज 1200-1500 है। ऐसा ही स्थिति रहा 10 साल बाद, तो पीक सीजन में 5 किलो भी आ सकता है, 10 किलो भी। मैं 30%, 40%, 50%, 60% वाला जमीन नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेकिन अल्टरनेटिव उद्योग हो, क्योंकि चाय बागान भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। उसका मौसम का मार झेल रहे। आज अगर चाय बागान की स्थिति ऐसे ही रही, एक चाय बागान बंद होना मतलब आप जानते हैं सैकड़ों मजदूर अपने क्षेत्र से पलायन होना, अन्य राज्यों में जाके नौकरी करना। अगर अल्टरनेटिव उद्योग होता है, वहीं के लोग उस उद्योग में अगर काम पाते तो विरोधी का प्रॉब्लम क्या है? अगर उद्योग खड़ा होगा तब तो हमारे लोग यहाँ बैठेंगे। आपके पास है विकल्प। चाय बागान जिस परिस्थिति में जा रहा है, आप चाय बागान को खड़ा कर सकते हैं इस तरह। अगर अल्टरनेटिव यहाँ पे उद्योग होगा तभी हमारे लोग पलायन से बचेंगे, तभी हमारे लोग यहाँ पे उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। यहाँ परसेंटेज 20, 10, 15, 20 का परसेंटेज नहीं है, यहाँ सवाल हजारों लोगों का नौकरी का है। इसलिए मैं, कोई भी सरकार हो, केंद्र हो, राज्य सरकार हो, अगर इस प्रकार का योजनाएं लाती है तो मैं तो तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन से तहे दिल से स्वागत जनाऊंगा। विरोधी लोग चांदमुनी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और कितना आदिवासी परिवार को और कितना गोरखा परिवार को, कितना श्रमिक परिवार को वहाँ पे वर्तमान काम मिला और वहाँ पे घर है। जिस तरह से वहाँ पे देखिए, अगर वहाँ पे जमीन का पट्टा होता और लोग अगर समझौते के तौर पर उनको दिए होते तो जाहिर सा आज उसका स्थिति ऐसे नहीं होता। वहाँ तो बम फ्रंट ने उसे प्रताड़ित करके निकाला है, गोली चलाए, वहाँ पे लोगों को वहाँ पे भगाया गया है। ये परिस्थिति, अगर वहाँ पे एक व्यक्ति का भी ज़मीन होता तो वो व्यक्ति खड़ा हो गए। आज वहाँ पे ज़मीन पट्टा नहीं था कि मालिकाना हक नहीं था। आज जिस तरह से जो हम ही लोग बार बार बोलते हैं चांदमुनी का घटना को विषय में, हमारे लोग का भविष्य ऐसा ना हो। कल का डेट में अगर कोई इंडस्ट्री रेसिडेंट एरिया में, चांदमुनी में तो पूरा रेसिडेंट एरिया को उठाया,
हम लोग क्या बोल रहे हैं, खाली ज़मीन जहाँ हो वहाँ अगर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, अल्टरनेटिव अगर कोई उद्योग लाए और हमारे लोग यहाँ पे रोजगार पाए, दिल्ली मुंबई जाना ना पड़े, तो मुझे कोई असुविधा नहीं। वहाँ पर मेफेयर रिसोर्ट बनाया गया एज अ टी टूरिज्म हिसाब से ही, लेकिन वहाँ पर लोकल कितने लोगों ने काम मिला? देखिए, कुछ चीज़ें बहुत जगह पे चाय बागान की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अभी ये तथ्य अभी तक मेरा पास नहीं आया है कि चाय बागान, मुझे नहीं लगता है कि कोई चाय बागान को उखाड़ कर मैंने अप्रूट करके कोई बैठाया है। इस तरह का कोई घटना अभी तक हमारे सामने किसी ना विरोधियों ने रखा है, ना हमारे बीच में इस तरह से आया है। अगर इस तरह का आता है तो हम लोग भी उस तरह जाएंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, प्लांटेशन रहेगा, क्योंकि इस पर प्लांटेशन हेक्टर के ऊपर ही श्रमिक रहते हैं। प्लांटेशन एरिया घटेगा तो श्रमिक भी छटाई होगी। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि एक इंच भी वो ज़मीन पर जहाँ पे प्लांटेशन था अप्रूट हुआ वहाँ खाली हो। हम लोग रीप्लांटेशन के लिए आदमी को बाध्य करते हैं, हम लोग मालिक को बोलते हैं कि आपको तुरंत प्लांटेशन करना पड़ेगा। इस तरह का अप्रूटेड हुआ है, कहीं पे उखाड़ा गया है, तो ये अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। तो जो नोटिफिकेशन में थे 30%, वहाँ पर तो नॉन प्लांटेशन जमीन बोला गया है। नॉन प्लांटेशन का मतलब क्या है? जहाँ ज़मीन है, जैसे बहुत सा ज़मीन है जो नदी एरिया में है, ना वहाँ पे गाछ होगा, ना किसी प्रकार का रहने लायक है, उस एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप होता है, क्या नॉन प्लांटेशन का मतलब क्या है? प्लांटेशन एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 आपका रजिस्टर्ड है, आपको दिखाना पड़ेगा ये इतना एरिया में प्लांटिंग है, इतना पर नॉन प्लांटिंग। अगर प्लांटिंग एरिया को आप अप्रूव करके उसको नॉन प्लांटिंग बनाएंगे, इसको कोई नहीं मानेगा। जहाँ मतलब प्लांटेशन में रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, वो नॉन प्लांटिंग एरिया है, जहाँ कोई किसी प्रकार का उपजाऊ नहीं है, किसी प्रकार रहने लायक नहीं है। इस एरिया में अगर इंडस्ट्री बैठता है तो कहाँ है? बहुत सा चाय बागान में आपको एक माने ऐसा जगह नहीं मिलेगा, और बहुत सा चाय बागान में आपको मिलेगा। 278 चाय बागाने में ऐसा माने 5 से 6% एरिया ऐसा है जहाँ पे बड़े बड़े ज़मीन हैं, बाकी तो चाय बागान क्षेत्र है। क्या सब बागान से नहीं लिया जाएगा? तब जहाँ पे है ही नहीं वहाँ से कैसे लिया जाएगा? जहाँ पे कुछ नहीं है। डर है लोगों को, यही डर है कि हर बागान से 30% जमीन लिया जाएगा। सिंपल बात है, पहले जांचना पड़ेगा। तो मैं अगर भारत देश का अगर एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मान लीजिए मैं मान रहा हूँ, तो कोई बातों को खुद से भी तो जांचना पड़ेगा कि अगला सही बोल रहा है कि गलत। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि आपका 30% लिया जाएगा, वहाँ प्लांटिंग एरिया है, आप अपने आंखों से अगर कहीं भी अप्रूटेड होते देख रहे हैं या उनको उखाड़ रहे हैं तो उस समय बोलिए। लेकिन कोई ऐसा ज़मीन जहाँ खाली पड़ा हुआ हो, जहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो रहा हो, जहाँ पे किसी प्रकार का हाउसिंग नहीं हो रहा, ऐसे व्यर्थ पड़ा ज़मीन पे अगर कोई चीज़ इंडस्ट्री डेवलप करता है और हमारे लोग दिल्ली मुंबई ना जाकर यहीं पे रोज़गार पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा स्कीम और कुछ है। क्या चाय बागान का जमीन, कृषि जमीन और रिहायशी जहाँ लोग रहते हैं वो अलग है, या दोनों की स्थिति एक है? कृषि ज़मीन और रियायत ज़मीन, देखिए चाय बागान में तो एक बात जानना पड़ेगा। चाय बागान का टोटल एरिया एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है। उसमें नॉन प्लांटिंग एरिया और प्लांटिंग एरिया। उसमें नॉन प्लांटिंग में क्या क्या आता है? फैक्ट्रीज आ जाता है, रेसिडेंट आ जाता है। तो जहाँ नॉन प्लांटेशन है, जहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, उस एरिया को रिज्यूम करके उस ज़मीन को दिया है। अब इसको आप उसके साथ में तुलना नहीं कर सकता। अभी रिज्यूम करने के बाद उसको प्रोवाइडेड किया जा रहा है। ठीक है, बंगाल सरकार लोगों का जमीन का अधिकार देने की बात करती है और कंपनी लोगों को घर से निकालने की बात करती है, तो बंधुआ मजदूर कब तक सकेगी? देखिए, यही विरोधी नहीं समझ रहे हैं। आज वो कोई व्यक्ति अगर उसको ज़मीन का पट्टा उसके पास नहीं रहेगा तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको तो विदिन 1 मंथ उसको घर छोड़ने का नोटिस आता है। आज बमफ्रंट तक के समय तक, यानी कि कांग्रेस का अमल था, उसके बमफ्रंट आया, बमफ्रंट के समय तक लोगों को घर से छोड़ने के लिए नोटिस आता था। इसलिए तो बंधुआ होते थे। आज पिताजी नौकरी कर रहा है, बेटा भले वो बीए का डिग्री लो या एमए का डिग्री लो या जो भी डिग्री लो या पीएचडी करके आओ, घर बचाने के लिए वो अपना समस्त डिग्री को दरकिनार करके उसका काम लेता था ताकि वो ज़मीन, वो घर बचे। आज ममता दीदी क्या बोल रही है? आज ये पट्टा क्या, क्यों? हम लोग ने ये चीज़ बताया था, हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, मैंने 200 वर्षों से, इसलिए हम बागान में मेरा व्यक्ति
काम करने के रिटायरमेंट होने के बाद वो चाहे अपना काम किसी को दे ना दे, कंपनी के पास अधिकार नहीं होगा उसको घर से निकालने का। इसलिए तो ये ज़मीन का पट्टा है। आज जो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग आज ज़मीन का पट्टा का विरोध कर रहे हैं, आप क्या ये कल परसों आपका तराई में जो केस हुआ, जिसको नोटिस दिया गया, आप गारंटी लेंगे उसको, वो जो नोटिस दिया है उसको चैलेंज कर पाएंगे? क्योंकि ये भी एक कंपनी एक्ट की तरह से चलता है, कानून, हर चीज़ में कानून है। आज दीदी पट्टा दे रही है ताकि किसी कंपनी का हिम्मत ना हो, किसी मालिक का हिम्मत ना हो, किसी मैनेजमेंट का हिम्मत ना हो, वो व्यक्ति जो यहाँ पे बरसों से रहा है उसको निकाल नहीं पा रहे। और आप एक तरफ उसे आप जमीन का पट्टा ना लेकर बगान के मैनेजर से, मालिक से आप नोटिस दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये दोषी वो लोगों का है जो आज जमीन का पट्टा का विरोध कर रहे हैं। आमबाड़ी में ऐसा 2 परिवार है अभी, जो उनका पापा बाबू थे, सब स्टाफ थे, अभी रिटायर हो गया, उसको बाबू बादशाह भी मिला था, वो अभी रिटायर हो गया। और मैनेजमेंट की तरफ से उसको घर से निकलने के लिए नोटिस भी दिया गया और घर में जो बिजली थी वो भी काट दिया गया। तो इस अवस्था में वो लोग जाएंगे कहाँ, जिनके बाप दादाओं ने चाय बगान के सिंचा की, उन्हें रिटायरमेंट के बाद बेघर होना पड़ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, सबका समाधान ज़मीन का पट्टा है। अब ज़मीन का पट्टा अगर आपके पास हो, आपका बगान में काम हो ना हो, कोई भी मालिक, कोई भी मैनेजमेंट या किसी का भी अधिकार नहीं है आपका अपने ज़मीन पर दिया गया ज़मीन के मालिकाना हक पर आपको बेदखल कर पाए। ये सब तो कहानी, इसलिए तो दीदी यहाँ के चांदमुनी का घटना ना हो दोबारा। वहाँ पे जो हज़ारों परिवार जो थे आज कहाँ है, बेघर हो गए। अगर बम्पर के समय में अगर ज़मीन का पट्टा दिया रहता तो आज वहाँ के चांदमुनी के लोग रहते। आज ही इसीलिए तो दूरदर्शिता की कमी है कुछ विरोधियों का। आज वे लोग कहीं ना कहीं अपने लोगों को भविष्य को अंधकारमय करने के लिए जुड़े हुए। अभी भी वो लोग जो आमबाड़ी के 2 लोग अभी भी अंधकार में रह रहे हैं और उन लोगों को कंपनी की तरफ से एक हॉस्पिटल का सामने घर दिया है बोल रहे हैं, वहाँ पर वो लोग बैठने के लिए असहज। देखिए अभी ये आमबाड़ी का विशेष घटना, ये अगर मेरा जानकारी तक पहुँचे, अभी तक पहुँचा नहीं, आपके माध्यम से पहुँच रहा है, इस तरह का अगर पहुँचे तो मैं खुद संज्ञान लूँगा क्या हो रहा है एकदम। इनमें कुछ लोगों को कहना है कि वो जो ज़मीन का पट्टा दो दिया वो नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि वो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा और उसमें रैयत लिखा गया है, जो कोई गवर्नमेंट में इश्यू नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो इसके संशोधन के लिए कुछ आप लोगों ने ठोस कदम उठाया है? देखिए, पट्टा जो लैंड डिपार्टमेंट से राज्य सरकार से और दिया जा रहा है, पहले तो बहुत सारा विवाद, इस तरह का घटनाएं, माने प्रतिवाद, लेकिन ये हमारे इस क्षेत्र में जो संगठनें थी, चाहे गोरखाओं का संगठन हो, चाहे हमारे आदिवासियों का संगठन, उस संगठन ने विगत 2011 से पहले जो सरकारें थी, माने बमफ्रंट की सरकार, उस समय डिमांड रखा गया था कि हमें ज़मीन का पट्टा चाहिए, हमें मालिकाना हक चाहिए। क्योंकि हम यहाँ अभी नहीं, 1834 का इतिहास है, जब इंडिया के विभिन्न क्षेत्र से, उस समय तो पार्टीशन नहीं हुआ था, एक जगह पे था उस समय, आपका आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक ही जगह था। तो उसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। इस बंगाल क्षेत्र में जहाँ जंगल बिहार हुआ करता था, जंगल जानवरें हुआ करते, उस समय हमारे उस क्षेत्र में जो बंगाल प्रेसिडेंसी के विभिन्न क्षेत्र, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कहाँ से लोग, उस समय गाड़ी वाहन भी नहीं था, आए थे। तो लगभग 200 वर्षों की करीब 180-90 साल तक रहने के बाद ये डिमांड उठाया था। आज उसे 2011 का आने के बाद जो राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार उसे पूरा कर रही है। रहा बात कुछ चीज़ें जो यहाँ पे सवाल उठा रहे, ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ कहा गया है कि जो अदर एग्रीकल्चर जो पट्टा होल्डर या जिसके पास रजिस्टर्ड ज़मीन है, जो फैसिलिटी वो लोग पाते हैं, सेम फैसिलिटी यहाँ के लोग पाएंगे। उनका भी बीमा होगा, उनको भी ईयरली कुछ जो रियायत मिलती हैं वो भी दिया जाएगा,
तो आने वाले दिन में इनका जब इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीक़ा से आगे बढ़ेगा तो आप देख पाएंगे कि क्या माने दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है। इसलिए राजनीतिक ये जो प्रतिद्वंदी या राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक चैलेंज से जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं आम जनताओं को, क्योंकि 11 कहना है कि खतियान नंबर नहीं है। खतियान नंबर सुनिए, खतियान ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है, मेरा पास अभी हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। ऐसा कुछ नहीं है खतियान, आप उसमें ठीक से देखेंगे 2 पेपर मिला है। पहला पेपर वो आपको एक सर्टिफिकेट की तरह, उसमें कुछ नहीं है। सेकंड पेपर डायरेक्ट खतियान लिखा है, उस खतियान के अंतर्गत लेकिन आप देख पाएंगे क्या है, आपका ज़मीन का मेजर क्या है नहीं है, वो सब दिया हुआ है। लेकिन संगठन तो विभिन्न अभी संगठन तक जहाँ तक ज़मीन का पट्टा सर्वे हुआ या अलॉटमेंट हुआ, किसी के पास एक घर बनाने के लिए सिर्फ ज़मीन था, किसी के पास 10 घर बनाने के लिए भी ज़मीन है। आप एक घर वाला को पूछिए, उसको भी उतना ही मिला है पूरा, और जिसके पास 10 घर यानी कि 2 बीघा तक ज़मीन था उसको भी पूरा मिला है। मेरा यहाँ मिला है, यहाँ आपका बीज बगान में मिला है। जिसका जहाँ है, जो बरसों से आ रहे हैं, अगर उसका मैदान उतना बड़ा घर जहाँ पे 100 घर है तो 100 घर का ही व्यक्ति को मिलेगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। ये जो विरोधी बिना ज़मीनी हकीकत जाने जो विरोध की भाषा बोल रहे हैं, एक आइए मैं उसको वेलकम जनाता हूँ। अब मैं यहाँ जनाऊँगा वेलकम, 20 टी गार्डन में आइए, ऐसा बहुत सारा है जिसका जहाँ जो बसोबस जहाँ से कर रहे थे वो सब ज़मीन मिला है। आपका आना रहना खाना पीना पूरा दायित्व तो मेरा है। अगर मैं उनको बोल रहा हूँ जो सवाल उठा रहे हैं, आप आइए यहाँ पे, अगर वेलकम मैं करता हूँ बीज बगान में, आप आइए और देखिए। अगर कोई एक आदमी भी बोल दे, पूरा बीज बगान के अंदर एक आदमी बोल दे कि हमें अपना जो बरसों से रह रहे हैं वहाँ का 1 इंची 1 मिलीमीटर 1 मिली इंच अगर भी उसको छोड़ना पड़ा तो मैं डायरेक्टली तो मैं उनसे रूबरू हूँगा। लेकिन आपको ऐसा कहीं भी, सिर्फ मैं बीज बगान नहीं, जहाँ भी ज़मीन का पट्टा मिले। श्रमिक भ्रमित है, 5 डेसिमल जगह के बाद जो बचेगा ज़मीन वो लूट लिया जाएगा, ऐसा कहना है। ऐसा नहीं है, उसको जो जहाँ बसोबास कर रहे हैं उसको संपूर्ण ज़मीन मिल रहा है। अभी तक थे हम लोग अलीपुरद्वार एवं तृणमूल कांग्रेस 4 श्रमिक संगठन के सभापति, केंद्रीय कमेटी के सभापति वीरेंद्र बाड़ा जी से, जिन्हें आप लोगों ने ही क्वेश्चन भेजे थे, वही क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने उनसे लिए है। आप लोगों को कैसा लगा उनका प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजें, और भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, कौन सा नेता से पूछना है तो ज़रूर 9733326841 9735037715 में संपर्क करें और देखते रहिए डूअर्स संवाद जनता के साथ हर शनिवार 8 बजे।